सबसे सीरियस इलनेस जो हीट स्ट्रोक है या लू है, हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं। लू सबसे सीवियर फॉर्म ऑफ हीट रिलेटेड इलनेस है। अगर इसको आप सही समय से नहीं पहचानते हैं और इसका उचित इलाज नहीं करते हैं तो 20 से 25% लोगों में मॉर्टेलिटी होने की संभावना है। और यूजुअली ये एक्सेसिव एक्सर्शन के कारण, बिना एक्लिमेटाइजेशन, मतलब हमें आदत नहीं है धूप में काम करने की, हम पहले ही दिन जाके 4 घंटा कर लिए और करते रहे, हमें अर्ली सिम्टम्स आए, हमें घबराहट हुई, हमें चक्कर आया, लेकिन हम फिर भी काम करते रहे जिद में। तो जब आपका पसीना आना बंद हो जाए और शरीर अंदर से बहुत गर्म होने लगे, उसके बाद सर दर्द होने लगता है, कभी कभी बेहोशी आ जाती है, आदमी एकाएक लॉस ऑफ कॉन्शसनेस होगा, उसके बाद जब होश में आएगा तो बहकी बहकी बातें करेगा। तो जब आपका कोर बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री सी, मतलब 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, पसीना आना बंद हो जाए, शरीर बिल्कुल रेड हॉट वार्म। बहुत बार मैं देखता हूँ हमारे बच्चे स्कूल से, छोटे बच्चे स्कूल से लौट के आते हैं, वैन में आ रहे हैं जहाँ एसी नहीं है, इतनी गर्मी है, इतनी लू है, घर पहुँचते हैं बदन पूरा लाल होता है, एकदम गर्म होता है, कोई पसीना नहीं चल रहा होता है। दिस इज प्राइमरी फॉर्म ऑफ हीट स्ट्रोक या लू लग रहा बच्चे को। हियर एडिक्वेट रिहाइड्रेशन हैज टू बी डन, एडिक्वेट कूलिंग हैज टू बी डन। तो ऐसे कंडीशन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि हीट स्ट्रोक कैसे है। इसमें यूजुअली स्किन रेड हॉट ड्राई होता है, कभी कभी जी मछली उल्टी तक होने लगेगा, सर दर्द, आप देखते हैं धूप लगने के कारण सर दर्द होने लगता है। तो अगर सर दर्द हो रहा है मतलब व्यक्ति को लू लगा है, हीट स्ट्रोक है, ठीक है। पसीना नहीं आ रहा है, बहुत पल्स बहुत तेज है, कभी कभी बेहोशी हो जाती है हीट स्ट्रोक में या लू लगने में, तो हमें इसको अर्ली से आइडेंटिफाई करना चाहिए। अब किस प्रकार से प्रेजेंट करेगा? यूजुअली थका हुआ बच्चा आता है, एकदम सर दर्द हो रहा है, मम्मी ऐसा बोलेगा, मम्मा बहुत सर दर्द हो रहा है, पूरा बदन गर्म है, एकदम मैं गिर जाऊंगा, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। मेरा बच्चा, मुझे पता है ना क्या बताता है, स्कूल से जब थका हुआ, मम्मी मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मैं गिर जाऊंगा, बहुत कमजोरी लग रही है, पूरा शरीर गर्म रहता है, चेहरा लाल रहता है। आप आइडेंटिफाई कीजिए कि बच्चे को हीट स्ट्रोक है एंड इट हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड अर्ली एंड ट्रीटेड अर्ली। तो इसके लिए हमें करना चाहिए, इसमें कभी कभी एग्जॉर्शन के दौरान बच्चा अगर खेल रहा है और खेलते खेलते बेहोश हो गया, आप समझिए बच्चे को लू लगा है और उसका एडिक्वेट ट्रीटमेंट होने की जरूरत है। यूजुअली हीट स्ट्रोक में पसीना नहीं आता है। अब हीट स्ट्रोक खतरनाक क्यों होता है? इसलिए कि हीट स्ट्रोक के दौरान शरीर के अन्य अंगों में भी डैमेज होने की संभावना होती है। डैमेज कहाँ कहाँ हो सकता है? किडनी में हो सकता है, लीवर में हो सकता है, लंग में हो सकता है, शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की गड़बड़ी हो सकती है, फेफड़े में, रेस्पिरेटरी में गड़बड़ी हो सकती है। और इनिशियल फेज में फिजिकल एग्जामिनेशन में या अगर हम इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जांच कराता बोलता है सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, तो जेन्युइनली इनिशियल स्टेज में हो सकता है कोई गड़बड़ी नहीं हो। लेकिन जब व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कम हुआ है, ब्लड प्रेशर कम होने से हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें हो सकती है। बहुत बार आपने देखा होगा कि यंग एथलीट गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा जिम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, बदन गर्म हो रहा है फिर भी किए जा रहे हैं, उनको चक्कर आ रहा है फिर भी किए जा रहे हैं, तो वो लोग कोलैप्स होकर गिर जाते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ हीट स्ट्रोक। नाउ हीट स्ट्रोक के अंदर क्या होता है कि कभी कभी कार्डियक एरिथमियास, मतलब हृदय की धड़कन की गड़बड़ी हो जाती है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है हीट स्ट्रोक के कारण। तो यंग लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि हमें हीट स्ट्रोक हो रहा है, उसको अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई कीजिए, उस एक्टिविटी को बंद कीजिए और जिस कारण से हो रहा है फ्लूइड लॉस, इलेक्ट्रोलाइट और बॉडी के हीटिंग से, उसको कंट्रोल कीजिए। तो इन सब चीज़ों से आप बचे रहेंगे। इसके अलावा बहुत बार यह देखा जाता है कि हीट स्ट्रोक के कारण एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है। इस एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में लंग के अंदर पेरेन्काइमा का डैमेज होता है, तो लंग में सूजन आता है, तो सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इसके अलावा बहुत बार शुगर कम हो जाता है, रैप्डोमायोलाइसिस, मसल का लाइसिस होता है, मसल में इडमा हो गया, इंजुरी हो गई, तो पैरों में कंपार्टमेंट सिंड्रोम होकर पैर सड़ने लगता है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हीट स्ट्रोक के हो सकते हैं, ऑर्गन डिस्फंक्शन, इन्फेक्शन, ये सारे चीज हो सकते हैं। तो इसलिए हीट स्ट्रोक एक बहुत ही सीरियस इलनेस है, इसको हमें अर्ली आइडेंटिफाई करना चाहिए। हीट स्ट्रोक का ट्रीटमेंट कैसे करना है?
अगर व्यक्ति बेहोश है तो सबसे पहला चीज है ABC। ए मतलब एयरवे, बी मतलब ब्रीदिंग एंड सी मतलब सर्कुलेशन। सर्कुलेशन सही है कि नहीं, आजकल पल्स ऑक्सीमीटर सबके पास है। ब्लड प्रेशर सही है कि नहीं, ब्लड वॉल्यूम आप उसको, अगर व्यक्ति होश में है तो उसको ओरली फ्लूइड दीजिए, आइसोटोनिक फ्लूइड दीजिए, ब्लड प्रेशर मेंटेन कीजिए, पेशाब एडिक्वेट हो, दैट इज द वे आप इंश्योर करेंगे कि हीट स्ट्रोक के व्यक्ति को प्रॉपर हाइड्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। अब दूसरा चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है हीट स्ट्रोक में, ABC मतलब आपने ब्लड प्रेशर मेंटेन कर लिया, सबसे महत्वपूर्ण है रैपिड कूलिंग। कूलिंग बॉडी का जल्दी से जल्दी होना चाहिए। अब कूलिंग बॉडी करने का एक सिंपल तरीका है जिसे हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। पूरे कपड़े उतार दें, सिर्फ जो मिनिमम कपड़े की जरूरत है अंडर गारमेंट्स में रखें, और बॉडी को मैक्सिमम सरफेस को आप इन्वायरमेंट से एक्सपोज कर दें। रूम में मान लीजिए 20 डिग्री टेम्परेचर पे आपने AC चला दिया, उसके बाद तेज गति से पंखा चला दीजिए तो कंडक्शन से लॉस होगा। उसके शरीर पे पानी छिड़क दीजिए, पंखा चल रहा है तो इवापोरेशन से लॉस होगा। सो दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कूलिंग द बॉडी। इसके अलावा कंडक्टिव कूलिंग होता है जिसमें क्या करते हैं, पूरे बॉडी को हम ठंडे पानी में डुबो देते हैं, या आइस पैक्स, पूरे शरीर पे हम आइस पैक्स लगाए। बहुत बार देखा जाता है कि आइस पैक सिर्फ आर्म पिट या ग्रोइन में लगा जाता है, उससे काम नहीं चलेगा। बॉडी के मैक्सिमम सरफेस पे आप आइस पैक्स लगाइए, मैक्सिमम सरफेस पे आप कोल्ड वाटर दीजिए, व्यक्ति को लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लिटाइए या राइट लैटरल पोजीशन में लिटाइए ताकि बॉडी का मैक्सिमम पोजीशन इन्वायरमेंट से एक्सपोज्ड हो। रूम टेम्परेचर 20 डिग्री पे रखिए, पानी डालिए, पंखा चलाइए, तो रैपिड लॉस ऑफ हीट लॉस होगा और गर्मी कम आएगी। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, अगर व्यक्ति होश में है तो नी और एल्बो पोजीशन पे रखिए तो बॉडी का सरफेस मैक्सिमम इन्वायरमेंट से एक्सपोज होगा। ऐसे में फिर पानी शरीर पे डालिए, 20 डिग्री टेम्परेचर पे AC चलाइए, पंखा चलाइए, पानी शरीर पे डालिए, तो रैपिड कूलिंग होता है। बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज में आप देखिएगा कि हीट स्ट्रोक के ट्रीटमेंट के लिए एक डेडिकेटेड कूलिंग चैम्बर्स बनाए गए हैं, उसमें यही फैसिलिटी होती है। टेम्परेचर 20 डिग्री पे रखा होता है, पानी स्प्रिंकल करने के लिए उनके पास व्यवस्था होती है, तेज पंखा चलाने की व्यवस्था होती है। दैट इज द बेस्ट वे। अब कूलिंग का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है, बहुत सिंपल आंसर है, जो कूलिंग का तरीका बिना किसी दिक्कत के आप सबसे पहले कर सकिए, दैट इज द बेस्ट कूलिंग वे। अगर आपके पास आइस पैक्स है रेडिली अवेलेबल, आइस पैक्स के द्वारा आप पूरे शरीर पे आइस पैक डाल दीजिए, कूलिंग हो जाएगा, दैट इज द वे। अगर आपके पास आइस पैक नहीं है, आइस पैक लाने आपको दुकान में जाना, 1 घंटा उसी में लग जाएगा। भैया कपड़ा सारा उतार दीजिए, घर में AC चल रहा है, कमरे में AC 20 डिग्री पे कीजिए, शरीर पे पंखा, ऊपर में पंखा फुल फ्लो चला दीजिए, शरीर पे पानी छिड़क दीजिए। सो विच एवर वे ऑफ कूलिंग यू कैन इंस्टीट्यूट यू शुड डू, एंड दैट इज द बेस्ट वे ऑफ कूलिंग। ओके, तो आपने क्या किया, एडिक्वेट हाइड्रेशन करा दिया, पानी अच्छे से पिला दिया ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन हो गया। इतना ब्लड प्रेशर मेंटेन कीजिए कि एडिक्वेट यूरिन होने लगे। कूलिंग आपको जितना जल्दी इंस्टीट्यूट कर सके कर दे। कोशिश कीजिए कि 1 घंटे के अंदर उस व्यक्ति का कोर बॉडी टेम्परेचर 39 डिग्री C के नीचे आ जाए, मतलब 100 अगर फॉरेनहाइट में बात करें तो 101 डिग्री के नीचे आ जाना चाहिए। अब कुछ चीजें हैं जो हमें इस दौरान नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला चीज, लू के दौरान बुखार उतारने वाली दवा, चाहे एस्पिरिन, चाहे पैरासीटामोल, डोलोपार, क्रोसिन, NSAID, कोई दवा काम नहीं करती है। जब व्यक्ति को हीट स्ट्रोक हुआ है तो हीट स्ट्रोक का कारण ही है कि उसके बॉडी के अंदर का थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा है। ये दवाइयां तो थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म के थ्रू ही काम करेगी, तो वो काम कर नहीं रहा है, तो ये दवाइयां काम नहीं करती हैं। उल्टे हीट स्ट्रोक में बुखार के दौरान अगर आप ये दवाइयां देते हैं तो इन दवाई, चूंकि ब्लड फ्लो कम है, ऑलरेडी लीवर और किडनी में इंजरी का चांस है, और ये दवाइयां आपने दे दी तो लीवर इंजरी में, किडनी इंजरी में ज्यादा किडनी के इंजरी होने की संभावना है। तो एक तो इन दवाइयों का कोई रोल नहीं है। दूसरा, जब आप व्यक्ति को ठंडे में टेम्परेचर में डालते हैं तो कभी कभी चांस होता है कि उसके अंदर कंपन, ट्रेमर्स आने लगते हैं, ठंड में आता है। तो उसमें क्या है कि आपको कभी कभी ऐसी दवाइयों को यूज करना पड़ता है जो मसल को रिलैक्स करे। डाइजिपाम है, कभी कभी लो डोज में एनेस्थेसिया देने की जरूरत पड़ती है। तीसरा,
जब भी आप बॉडी को कोल्ड टेम्परेचर में डालेंगे तो क्यूटेनियस सर्कुलेशन मतलब स्किन के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाने की संभावना है, क्योंकि बॉडी का एक नेचर होता है टू प्रिजर्व हीट। तो ऐसे कंडीशन में अपने को बॉडी को मसाज करना चाहिए ताकि बॉडी टेम्परेचर मिलता रहे। सो दीज आर सम प्रिकॉशंस विच हैज टू बी डन ड्यूरिंग कूलिंग। अब हम लोग आते हैं कि कौन ग्रुप है जिनमें कि हीट रिलेटेड इलनेस होने की संभावना ज़्यादा है और क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले देखिए कि अगर आप यूजुअल किसके अंदर हीट स्ट्रोक होने की संभावना ज़्यादा है, तो अगर आप जो यूजुअल एक्टिविटी करते हैं उससे आप एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करने लगे, जहां इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा गर्म है, आपने एडिक्वेट फ्लूइड नहीं लिया है, एडिक्वेट रिहाइड्रेशन नहीं लिया है और आपका एक्लिमेटाइजेशन आदत आपकी नहीं है, तो आपने अगर एक्सेसिव एफर्ट किया है तो हीट से रिलेटेड इलनेस होने की संभावना है। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें पसीना लोगों को कम आता है, या कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिसमें पसीना लोगों को कम आता है, या मोटापा है, डायबिटीज है, या हार्ट की बीमारियां हैं जिसमें कि हार्ट के अंदर पंपिंग की कैपेसिटी कम है, और पंपिंग की कैपेसिटी कम है तो स्किन के अंदर ब्लड फ्लो कम होता है, तो हीट लॉस का मैकेनिज्म कंप्रोमाइज होता है। तो मोटे लोग जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है उन लोगों में हीट रिलेटेड इलनेस होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। एक और ग्रुप एक्सट्रीम्स ऑफ एज, बहुत बूढ़ा आदमी या बहुत बच्चा जिनका कि मान लो कि डेबिलिटेटिंग कंडीशन है, कोई ऐसी बीमारी है कि शरीर का मैकेनिज्म सही से काम नहीं कर रहा हीट लॉस का, तो वैसे लोगों में ये हीट से रिलेटेड बीमारी होने की संभावना ज्यादा रहती है। अब हम देखते हैं कि प्रिवेंशन कैसे हो। तो नॉलेज सबसे बड़ी बात है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, और अगर रिस्क फैक्टर्स हीट स्ट्रोक के हैं तो उसको मिटिगेट कीजिए, प्लस हीट स्ट्रोक को अर्ली आइडेंटिफाई कीजिए। मान लीजिए कि चक्कर आ रहा है, कमजोरी लग रही है, आप उसी समय उस काम को करना रोक लीजिए, एडिक्वेट फ्लूइड ले लीजिए, गर्मी से ठंडे में आ जाइए तो आपको लू नहीं लगेगा, तो नेक्स्ट स्टेज पे आप जाएंगे ही नहीं। दूसरी बात होती है कि अगर अपने हीट स्ट्रोक अगर किसी को हुआ है तो उससे बचने के लिए, जहां मान लीजिए एथलीट है तो एथलीट के ट्रेनर को पता होना चाहिए कि हीट स्ट्रोक के क्या सिम्टम्स हैं और हीट स्ट्रोक से कैसे बचाया जाए। अगर बच्चे खेलने जा रहे हैं तो उनके पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि हीट स्ट्रोक कब होता है, हीट स्ट्रोक के क्या सिम्टम्स हैं, और एडिक्वेट रिहाइड्रेशन एक्सरसाइज के दौरान और एक्सरसाइज के बाद आप एडिक्वेट रिहाइड्रेशन विथ आइसोटोनिक फ्लूइड अगर करते हैं तो हीट से रिलेटेड इलनेस होने की संभावनाएं कम रहती है।